जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और जिसमें आज हम चल रहे हैं समझने सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को। हमने पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणाओं को समझ लिया, जिसमें हमने बाहरी और आंतरिक खतरों को जान लिया बखूबी। अब हम वो तरीका चल रहे हैं समझने जिससे पारंपरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। आपको मैंने पहले बता दिया, पारंपरिक खतरे का अर्थ है हथियारों से खतरा। हथियारों से खतरा, तो पारंपरिक खतरा हथियार है तो सुरक्षा भी हथियार ही है। आपके लिए खतरा दूसरे देश की सेना है तो आपके देश की सुरक्षा भी आपकी सेना है। समझ गई बात? तो यहां पर खतरा जिस चीज से है सुरक्षा भी उसी चीज से मिलेगी आपको। सीधी बात, नो बकवास, इतनी सी बात है। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परिवर्तित विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। आज पूरी दुनिया यह मानती है कि युद्ध बहुत ही कम होने चाहिए। बिना जरूरत के बेफजूल के युद्ध नहीं होने चाहिए। युद्ध सिर्फ दो उद्देश्यों से होने चाहिए। पहला है आत्मरक्षा, दूसरा है किसी को जनसंहार से बचाने के लिए। समझ गई बात? इसके अतिरिक्त आप और किसी भी कारण से युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध एक विभीषिका है। युद्ध क्या है? एक विभीषिका, वो आपको बर्बाद कर देगा। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि युद्ध बहुत अच्छी चीज है। युद्ध बर्बादी का सिंबल है। युद्ध बर्बाद करता है लोगों को, और युद्ध जब भी हुआ है समाज बर्बाद हुआ है। इसके प्रमाण सबके सामने हैं। भारत का सबसे बड़ा रण युद्ध कौन सा है? महाभारत का युद्ध। महाभारत में सबने खोया ही ना, किसी ने कुछ पाया नहीं है। समझ में आई बात? तो आप इससे वाकिफ हैं। युद्ध कभी भी आपको विकास नहीं देगा, आपको युद्ध हमेशा विनाश देगा। इस बात को बखूबी समझ लेंगे हम तो हम बहुत आगे जाएंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो यहां पर खतरा भी उसी से है और सुरक्षा भी उसी से है। ठीक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हो। बल प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब सभी चीजें समाप्त हो गई हो और कोई तरीका ही ना बचा हो अपने आप को, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। कृष्ण ने अंतिम उपाय युद्ध को बताया है, और आज का युवा पहला ही तरीका युद्ध को बताता है। ये आज के जो छोटे भैया यूट्यूबर और रील मेकर आ गए हैं, हर बात को युद्ध से कनेक्ट कर देते हैं। भैया, युद्ध किसी भी चीज का उचित तरीका नहीं है। युद्ध न्याय का तरीका नहीं है। युद्ध विभीषिका का तरीका है, और युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला विकल्प नहीं। और हमारे देश के बच्चे पहला विकल्प उसे बनाना चाहते हैं। कुछ भी हो, पहला विकल्प युद्ध हो। तो कर लो युद्ध, खुद कर लो ना युद्ध। दूसरों को क्यों इंक्लूड कर रहे हो उसमें? खुद करो, पता चल जाएगा आपको युद्ध का मतलब क्या होता है। जब कर लोगे, जब मर जाओगे तो पता चल जाएगा कि युद्ध क्या है।
मरोगे नहीं तो हाथ पांव कुछ ना कुछ तो टूटेगा, पता चलेगा ना फिर। युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, बातचीत ही हर चीज का समाधान है। महाभारत इसीलिए समझनी जरूरी है। उसमें बस ज्ञान तो दे देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण को सही से पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। कि युद्ध अंतिम विकल्प है पात्र, पहला विकल्प बातचीत है। जितने संभव हो सके बातचीत से समस्या का समाधान किया जाए। बातचीत से बढ़िया कोई और तरीका हो ही नहीं सकता समस्या के समाधान का, ये बात आप समझ लें। किसी भी समस्या का सबसे पहला समाधान क्या है? बातचीत। उसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि युद्ध से आप जीत सकते हैं, आप जीते या हारे नुकसान आपको होना ही होना है, होना ही होना है। समझ में आई बात? हाँ, अगर दुश्मन छोटा है वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हम क्यों पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे हैं? हमें पता है ना, वो कंगला, हम विकासशील, हम विकास की तरफ जा रहे हैं, वो कंगला भिखारी, उसका तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जो होगा हमारा ही होगा, हमारी विकास की ग्रोथ डाउन हो जाएगी। समझ में आई बात? उस कंगले को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर का कंगला है भिखारी। अब मान लो भिखारी आपकी गर्दन पे ब्लेड रख देगा तो आप उससे लड़ाई करोगे? आप उससे लड़ाई करना उचित समझते हो? आप वो जो मांग रहा है उसे दो और निकलो, क्योंकि उसको कुछ नहीं होने वाला, उसका जीवन बर्बाद है। और अगर उसने ब्लेड हल्का से भी चला दिया तो आपके जीवन की भी राम नाम सत्य हो जानी है। तो हर जगह लड़ाई नहीं करी जाती, कुछ जगह इस बुद्धि का प्रयोग करना है और समस्या को टैकल करके निकल जाना है। समझ आई बात? क्यूबा मिसाइल संकट में देखा ना आपने, दोनों महाशक्तियां एक साथ एक दूसरे के सामने आ गई, फिर भी युद्ध नहीं हुआ। ये क्या है? ये है बातचीत की शक्ति। वो दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लड़ेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। समझ में आई बात? ये बात समझना हम सबके लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। समझ में आई बात? आगे सुनो। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण अथवा विश्वास की बहाली। वो जो आपका पारंपरिक तरीका है सुरक्षा का, उसमें ये विश्वास किया जाता है कि देशों के बीच में इन विषयों पर तो आपसी तालमेल होना ही चाहिए। निशस्त्रीकरण हो गया, अस्त्र नियंत्रण हो गया और विश्वास की भावना, ये विश्वास की बहाली या भावना जो भी कह लो, ठीक है। निशस्त्रीकरण का मतलब कम से कम हथियारों का निर्माण, अस्त्र नियंत्रण कम से कम हथियार बनाए जाए, और विश्वास की बहाली। अगर आपके आपसी विश्वास है तो आपके बीच में कभी युद्ध नहीं हो सकता। विश्वास ही हर चीज की कड़ी है। अगर हमारा और नेपाल का युद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें आपस पे विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास, उसे भी विश्वास है कि हम उसके सीमा को हड़पना नहीं चाहते, और वो तो हड़प ही नहीं सकता पहले बात तो, ठीक है। उसे इस बात का विश्वास है। तो विश्वास किसी भी रिश्ते का सबसे मूल आधार है, और अगर आपने विश्वास खोया अपने रिश्ते में तो आपने सब कुछ खो दिया। विश्वास नहीं खोना। जिंदगी में सबसे महंगा कुछ है तो वो क्या है? विश्वास। उससे महंगा इस दुनिया में, इस धरा पर कुछ नहीं है। सब कुछ खरीद सकते हो आप, लेकिन विश्वास नहीं खरीद सकते। समझ में आई बात? विश्वास उसी पे होता है जिस पर होता है, और जिस पर नहीं होता तो नहीं ही होता। कुछ भी कर लो नहीं होगा। तो दुनिया में अगर आपको युद्ध से बचना है तो आपको विश्वास की बहाली करनी पड़ेगी एक दूसरे पर। हमने तो बहुत बार पाकिस्तान पर विश्वास किया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार हमसे दगा किया, हर बार। समझ में बात? तो
पाकिस्तान पे विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपको जैविक हथियार संधि है और रासायनिक हथियार संधि है। जैविक हथियार का मतलब कोई भी आप बीमारियों से संबंधित बैक्टीरिया अपने पास नहीं रख सकते हैं कि बीमारी छोड़ दो आप किसी देश में। आप भाई बीमारी छोड़ देंगे तो क्या होगा, देश अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। बिना हथियार उठाए भी देश को खत्म किया जा सकता है बीमारी के माध्यम से। अगर आपने क्रिश 3 देखी होगी तो आपको पता होगा वो बंदा क्या करता है। वो एक वायरस छोड़ देता है हमारे देश में, तो फिर क्रिश अपने एंटीडोट, अपने ब्लड सेल से उसका एंटीडोट बनाता है ना। तो ये क्या है, तो इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग प्रतिबंधित है। और CWC मतलब रासायनिक हथियार संधि, आप रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केमिकल्स का यूज, कि आपने कोई ऐसा केमिकल बनाया और युद्ध से पहले ही सामने वाली सेना पे छोड़ दिया, सामने वाली पूरी की पूरी सेना बेहोश हो गई, तो आप ऐसे हथियारों का भी युद्ध में प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसे हम अस्त्र नियंत्रण संधि के अंतर्गत मानते हैं कि दुनिया ऐसे किसी भी हथियार का निर्माण नहीं करेगी या ऐसे किसी भी हथियार का युद्ध में प्रयोग नहीं करेगी जो कि मानवता के खिलाफ है, जो कि मानवता और युद्ध के खिलाफ माने जाते हैं। इसे आप छल कहेंगे, इसे आप वीरता नहीं कहेंगे। भाई आप रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर दे रहे हैं तो कैसे सामने वाले को पता चलेगा कि आप ये कर रहे हो। अब भाई आपने धुआं छोड़ दिया ऐसा ही कोई, और उस धुएं को सूंघ कर ही सेना धाराशाही हो गई, तो ये फेयर थोड़ी ना है। फेयर लड़ना है तो आमने सामने लड़ो ना, ये क्या तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। ठीक है, जैविक हथियार के मामले में 155 देशों ने संधि कर रखी है और रासायनिक हथियारों के मामले में 181 देशों ने। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी पारमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। भाई परमाणु हथियार भी तो बन चुके थे, तो इससे बचने के लिए अस्त्र नियंत्रण संधि अपनाई गई कि अब जिन देशों ने इस शक्ति को प्राप्त कर लिया है उसके अलावा अब इस शक्ति को कोई और प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसे कौन सी संधि कहा गया, इसे अस्त्र नियंत्रण संधि कहा गया। और सबसे अच्छी संधि तो विश्वास है, उससे अच्छी संधि इस धरती पर कोई भी नहीं है। और अगर आपने विश्वास कायम कर लिया तो आपने सबसे बड़ी संधि कर ली। जैसे हमारा और रशिया का विश्वास है भाई कि तू मेरे मैटर में मेरा साथ दियो, मैं तेरे मैटर में तेरा साथ दूंगा, बात खत्म। तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करूं, बात ही खत्म। क्या मतलब है तीसरे को लाने का, समझ रही बात। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन 1972 में की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसे रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। भाई जो चीज एक बार हथियार बन जाता है तो बन जाता है, फिर उसको सीमित ही किया जा सकता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। समझ में बात, उसे सीमित किया जा सकता है, समाप्त कदापि नहीं किया जा सकता।
तो इस प्रकार के हथियार हो, चाहे परमाणु हथियार हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, तो आज के टाइम पर इनके निर्माण पर प्रतिबंध है कि अब इनका कोई निर्माण कोई भी देश नहीं कर सकता है। और अमेरिका इस चीज का उस्ताद है, वो इसीलिए तो पूरी दुनिया पे नजर बनाए रखता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के नए हथियार का निर्माण ना करे। समझ में बात? वो नहीं चाहता कि दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई और हो, कोई उसकी ताकत को चुनौती दे सके। इसीलिए तो उसकी एजेंसियां लगी रहती हैं हर देश में उसके एजेंट हैं और वो अपने काम करते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। हर देश में वो लोग घुसे बैठे हैं और ये पता करते रहते हैं किस देश में क्या चल रहा है। बहुत ही रेयर देश होते हैं जो अपनी खबर को वहां तक नहीं पहुंचने देते, नहीं तो वो हर देश की बारीकियों को निकाल लेते हैं। बड़े हरामी होते हैं, समझ में? FBI के लोग बहुत ही हरामी, हद से ज्यादा। और उनका साथ मुसाद दे देता है। मुसाद समझते हो? मुसाद का नाम जानते हो? किसकी खुफिया एजेंसी का नाम मुसाद है, पता है? नहीं पता? इजराइल की तो भगवान कसम इतनी उस्ताद कि कोई कहने की बात नहीं। दुनिया में जो होने वाला है ना, उन्हें 2 मिनट पहले पता चल जाता है। और 2 मिनट पहले पता चलने का मतलब समझते हो? बहुत बड़ी बात है। उस देश के लोगों को नहीं पता, उससे पहले उनको पता चल जाता है कि इस देश में ये होने वाला है। ये है मुसाद, इतनी ताकतवर है उनकी खुफिया एजेंसी। समझ में बात? हर देश के पास अपनी खुफिया एजेंसी है। और ये खुफिया एजेंसी वाला चलन पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ? चाणक्य के काल से। चाणक्य के काल में मैंने पढ़ाया था, है ना? गुप्तचर व्यवस्था रखते थे वो, जिससे कि विरोधी राजा के यहाँ पर क्या चल रहा है उसका मुझे सारा पता रहे और उसके खिलाफ युद्ध नीति बनाने में ये सहायक होती है। तो आप देखिए कब से ये चला आ रहा है। चाणक्य ने कब सोच लिया था कि किसी भी देश को अगर एक सशक्त राजनीतिक ताकत बनाना है तो वहां पर गुप्तचर व्यवस्था होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए इतिहास, राजनीति, भूगोल कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। 4 विषय तो अंतर संबंधित है ही है। भूगोल हो गया आपका, राजनीति हो गया आपका, इतिहास हो गया और आपका अर्थशास्त्र हो गया। ये चारों के चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और इनका अंतर संबंध कोई खत्म नहीं कर सकता। समझ में आई बात? आगे सुनो। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या, ये भी पढ़ लिया ना। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि और सामरिक अस्त्र न्यूकीकरण संधि और है आपकी शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसने पारमाणविक हथियारों के उपर्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने पारमाणविक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इसे हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या कम कर दी। परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली थी, उन्हें ही परमाणु हथियार रखने का अधिकार था। उसके बाद किसी भी नए देश को परमाणु हथियार विकसित करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत इस संधि को विभेद पूर्वक संधि मानता है, इसीलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने सदैव ये कहा है कि हम परमाणु हथियार अपनी सुरक्षा के लिए बनाएंगे, ना कि किसी पर हमला करने के लिए। हम परमाणु हथियार का कभी भी किसी भी देश पर हमला करने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
लेकिन हम अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे, और हमने बना भी लिया था। ठीक, आगे सुनिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देश के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनके तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहां तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा ना हो जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है आपके सुरक्षा के पारंपरिक तरीके का, तो वह है विश्वास बहाली, कि आप अपने दुश्मन को अपनी सैन्य ताकत के बारे में बता दो और वो भी बताएगा। दोनों एक दूसरे को बता दो तो गलतफहमी नहीं बनेगी, और गलतफहमी नहीं बनेगी तो फिर युद्ध होने के आसार समाप्त हो जाएंगे। अमेरिका की गलतफहमी के कारण ही तो सोवियत ने इतना हथियार बना लिए ना, और वहां अमेरिका हथियार बनाने को उतना खर्च ही नहीं कर रहा था जितना उसने सोच लिया था। किसने? सोवियत ने। कि सोवियत ने अपने देश के विकास पे लगने वाले पैसे को हथियारों के निर्माण पे ही लगा डाला पूरा, और इसीलिए बर्बाद भी हो गया। वही पैसा अगर देश की जनता के विकास पे लगाया होता तो क्या होता? जनता विकसित हो जाती, जनता की आकांक्षाएं पूरी होती। और जब जनता की आकांक्षाएं पूरी होगी तो जनता कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी। ये बात आप समझ लो। जनता सरकार के खिलाफ तभी जाती है जब जनता की आकांक्षाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाती। ये इस धरा का सबसे बड़ा यथार्थ है, और इस यथार्थ को कोई भी नकार नहीं सकता। समझ में आई बात? इस यथार्थ को कोई भी नकार नहीं सकता। ये बात आप जान लीजिए और इस बात को आप बखूबी समझ लीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंधित है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा कायम रखा जा सकता है। तो जिससे आपको खतरा है उसी से आपको यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कहती है स्पष्ट तौर पर कि आपको दूसरे देश की सेना से खतरा है तो आपको सुरक्षा आपकी सेना से ही मिल सकती है। सेना ही तोड़ है। सेना वो खड़ा कर रहा है तो आप भी अपनी सेना खड़ी करें। साफ सीधी बात। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपके पास पारंपरिक धारणा में सुरक्षा प्राप्त करने का। तो तीन चीजें आपने समझी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में। पहला अस्त्र नियंत्रण और आपने दूसरा निशस्त्रीकरण। पहला है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। ये तीन तरीके हैं जिनके माध्यम से आप सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ हथियार ही खतरा है और हथियार ही आपकी सुरक्षा का माध्यम है। इतनी बात है। आज के लिए बस यही समाप्त करते हैं। विदा लेता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।